हेलो बच्चों, मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने फिर से हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 4 वर्क पावर एनर्जी का लेके, जिसमें आज हम लोग कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें हम इसके आगे या इसके बाद ही हम सीखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अपने आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन या आप रोटेशन या आप आगे क्लास 12th में भी इस चैप्टर्स में मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, और उस चीज को तभी आप समझ पाओगे जब आप कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझोगे क्या होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेटेड होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस से। दूसरी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइप्स और इक्विलिब्रियम के आपके क्वेश्चंस आपको क्लास 11th एंड 12th दोनों में मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग जो इक्विलिब्रियम समझेंगे या और उसके टाइप्स भी समझेंगे, उसकी एप्लीकेशन आपको क्लास 12th में भी मिलेगी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और इसे आज ध्यान से देखना है और हमें सीखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना। देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड सेंट्रल फोर्सेस। तो सबसे पहला चीज है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसका वर्क डन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ। किस रास्ते से आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए हो उस पे नहीं डिपेंड करता है। चाहे इस रास्ते से ले जाओ, चाहे सीधा ले जाओ, चाहे इस रास्ते से ले जाओ, इन तीनों रास्तों पे वर्क डन नहीं डिपेंड करेगा। वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। A force is said to be conservative if the work done by force is independent of the path. The most important thing is independent of the path and depends only on initial and final position। और किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ। कैसा पाथ है, किधर से ले जा रहे हो, नहीं डिपेंड करता। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो हमारे क्लास 11th और 12th में मेजोरिटी ऑफ द फोर्सेज जो है वो कंजर्वेटिव ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 12th में पढ़ोगे आप, वो कंजर्वेटिव है। मैग्नेटिक फोर्स भी जो हम लोग पढ़ते वो भी कंजर्वेटिव है। तो एक्सेप्ट वन फोर्स दैट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन के जितने भी फॉर्म होते हैं दैट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जो हमें क्लास 11th और 12th में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ना है वो है फ्रिक्शन। उसके अलावा मेजोरिटी ऑफ द फोर्सेज जो हम लोग जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपका स्प्रिंग फोर्स, आपका मैग्नेटिक फोर्स, जितने भी न्यूक्लियर फोर्स, दे ऑल आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल? ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव लाइक ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलास्टिक, रीस्टोरिंग फोर्सेस ड्यू टू स्प्रिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो भी क्या है? सब कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको तीन रास्ता दिख रहा है, एक ऊपर से, एक सीधा और एक नीचे से। तीनों रास्ते से वर्क डन सेम होगा, वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। A body is taken to A to B via with the help of conservative force along three different paths as shown in the above. Work 1, work 2, work 3 are the work done by the forces along these three paths. So we can say work 1 is equal to work 2 is equal to work 3। यही इसका बेसिक डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स का। चलिए आगे देखते हैं। आपको इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस सिंपल जानना है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कैसे कंजर्वेटिव फोर्स में क्या रास्ते पर डिपेंड करता है, तो नो। और कंजर्वेटिव फोर्स किस किस टाइप के फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, तो ये हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स कौन सा होता है? अ फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज passes through a fixed point which is known as center of the force, and magnitude also depends upon the distance from the point is called central force। तो जितने भी हम लोग फोर्सेस पढ़ते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मासेस है m1 m2, इनके बीच में अगर आप फोर्स देखोगे तो सेंटर से ही पास करता है, तो ये सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप चार्ज के बारे में देखोगे तो अगर चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है, तो इसमें भी आप ध्यान दोगे फोर्स जो होता है वो सेंटर से पास करता है, एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। दैट इज व्हाट इज आल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो सेंट्रल फोर्स, और दैट डिपेंड्स अपॉन, ध्यान दो, फोर्स को कैसे लिखेंगे सर? फोर्स इज इक्वल टू फोर्स दैट इज फंक्शन ऑफ r इनटू अ वेक्टर r कैप। ऑल फोर्सेस फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, जितने भी फोर्स हैं
following inverse square law of the distance are central forces, such that gravitational force and कूलम force, हम लोग आगे जाके कूलम क्लास 11th में, क्लास 12th में कूलम फोर्स भी पढ़ेंगे. ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ये सारे कंजर्वेटिव होते हैं, सारे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव कोई नहीं होता. सेंट्रल फोर्सेज आर फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन. तो सेंट्रल फोर्स जब भी लगेगा वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा. इट विल फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. हम लोग जो भी फोर्स पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग फोर्स तो नहीं कह सकते सेंट्रल फोर्स, बट all conservative forces are, all central forces are conservative. It is not necessary that all conservative are central. तो सारे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं. तो ज्यादा डिटेल में आपको सेंट्रल फोर्स के बारे में नहीं जानना. सेंट्रल फोर्स आपको बस इतना जानना कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, क्योंकि वो सेंटर से पास करते हैं, उनका एक प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है और दे फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. हालांकि स्प्रिंग फोर्स डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो स्प्रिंग फोर्स को सेंट्रल फोर्स नहीं बोलते. चलिए आगे बढ़ते हैं. नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है? सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ. किस रास्ते से आप ले जा रहे हैं. अगर रास्ता नंबर 1 से अगर कुछ वर्क डन हो रहा है, रास्ता नंबर 2 से, दोनों का वर्क डन देखा गया, पाया गया डिफरेंट होता है. तो ऐसे में जो फोर्स ये काम कर रहा था वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, कंजर्व नहीं कर पाया एनर्जी या जो भी वर्क. तो वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो. वर्क डन इन क्लोज पाथ फॉर कंजर्वेटिव वर्क डन, that is F dot ds for conservative inside a closed path, conservative force रहेगा. कंजर्वेटिव फोर्स F कंजर्वेटिव क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. तो ये जीरो हो जाता है. तो वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज नॉट जीरो इन ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स में अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, एक रास्ते से गए फिर लौट के यहाँ आ गए, चाहे कोई भी रास्ते से, तो सर इनिशियल पॉइंट क्या आपका? इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है. तो व्हाट इज द वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स? तो कंजर्वेटिव फोर्स में मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा? बी नहीं, सॉरी, ए है. ए ही आ जाए तो फाइनल पॉइंट भी अगर ए ही है तो मेरा कंजर्वेटिव फोर्स जब लग रहा होगा तो वर्क डन जीरो होगा. बट नॉन कंजर्वेटिव के केस में वर्क डन इज ए क्लोज पाथ इज नॉट जीरो. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फ्रिक्शन फोर्सेज आर एग्जैक्टली, सबसे बड़ा एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव का फ्रिक्शनल फोर्स. सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शनल फोर्स इन लिक्विड. आप आगे जाके प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में हम लोग टर्म पढ़ते हैं विस्कोसिटी. विस्कोसिटी इज फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स. तो फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन लगता है फ्लूइड्स के दो लेयर के बीच में, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं. तो वो भी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है. तो जितने भी आपके फ्रिक्शन फोर्स है दे आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. चलो आगे चलते हैं. एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऑल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस लाइक एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस भी आपका नॉन कंजर्वेटिव है, विस्कस फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव है. ये सब जितने भी फ्रिक्शन टाइप की चीजें दैट आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है. आप प्लीज इस डिफरेंस को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंस आपको क्लास 11th के स्कूल एग्जामिनेशन में जरूरी आता है. तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ. वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो. कंजर्वेटिव में अगर राउंड ट्रिप मारेंगे तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो. हाँ या ना? व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ इसका क्या है? फोर्स आर विच आर वेलोसिटी डिपेंडेंट इन नेचर आर एग्जांपल ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, दे आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो. ओके. When a conservative force acts within a system, the kinetic energy and the potential energy can change. ये चीज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है सिस्टम में तो वो उसका या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा या तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगा, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है. वो चीज आगे जाके सीखेंगे. However, there's some, ये इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट चेंज. वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल. जितना हम काम कर रहे हैं वो रिकवर हो जाएगा. मीन्स मैंने एक सिस्टम पे काम किया तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, फिर एनर्जी लूज करेगा तो वापस से वर्क हमें मिल सकता है. तो वर्क इज डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सम एनर्जी.
यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्क डन अगेंस्ट ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मे बी डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो काम करते हैं वो सारा का सारा जो आप वर्क डन करो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, वो हीट एनर्जी बन के लॉस्ट हो सकता है सराउंडिंग्स। वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल। वर्क डन जो हम कर रहे हैं उसको एनर्जी में स्टोर होना चाहिए था या उससे कुछ आउटपुट निकलना चाहिए था, सारा रिकवरेबल नहीं होता, कुछ लॉस्ट हो जाता है ताकि वापस आपको वापस मिल नहीं पाए। तो ये चीज हम लोग कार्नोट इंजन में भी पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, रिकवरेबल नॉन रिकवरेबल, वहां पे भी देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, तो अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी का। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। आज के बाद आप मेरा अगर जब लेक्चर देख रहे हो तो ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप चुपचाप से याद रखना, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, गुस्सा। जब भी गुस्सा एक बॉडी में, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं उस बॉडी में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, देन इट इज पोटेंशियल एनर्जी। गुस्सा स्टोर्ड इनसाइड ए बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो आप आज के बाद से याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या मानता हूं, गुस्सा। एक सिस्टम में या एक बॉडी में जो गुस्सा स्टोर होता है, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है, द एनर्जी पोसेस बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ये सब तो क्लास 8 का डेफिनेशन है। by the position virtue of its position or configuration in a conservative force। तो याद रखना, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ही आएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट चली जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो ही नहीं पाएगी सारा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता है। किसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेज यानी नेचुरल अकरिंग फोर्सेज जो हमने पढ़ देखा, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग, न्यूक्लियर फोर्स। ये सब फोर्सेज जो नेचर में है, जो आपको कंजर्वेटिव फोर्सेज है, उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। पोटेंशियल एनर्जी इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि हम उसके लिए एक रेफरेंस लाइन सेट करते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है, कहीं का एनर्जी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ जीरो है, उसके रिस्पेक्ट में हम किसी और दूसरे जगह का एनर्जी ज्यादा या कम बता सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ए रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजीशन इन ए कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजीशन इन ए कंजर्वेटिव फोर्स। विदाउट कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब ही नहीं हो सकता। इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल वर्क डन, external work done against the action of conservative force in order to shift it to a certain reference point। जो रेफरेंस पॉइंट है वहां का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। इस चीज को मैं समझाता हूं, याद रखना। जब भी आप एक एक्सटर्नल एजेंट हो, दो कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दो कॉन्सेप्ट आता है। मैं यहाँ पे समझा देता हूं आपको। तो वर्क डन बेसिकली दो आदमी द्वारा होगा, एक्सटर्नल एजेंट और कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है कोई सिस्टम पे तो वो उसका गुस्सा बढ़ा देगा। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप पकड़ के खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो, तो उसमें गुस्सा बढ़ता जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी हाई होता चला जाएगा। बट अगर वही पोटेंशियल, वही स्प्रिंग को आप जब स्ट्रेच कर चुके हो और छोड़ दोगे, तो वो अपने नेचुरल शेप में आना चाहता है, नेचुरल लेंथ पे आना चाहता है। किसके मदद से, तो स्प्रिंग फोर्स उसके अंदर खींच रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स किसी सिस्टम पे काम करता है तो वो उसका एनर्जी कम करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हो कि कोई भी चीज दुनिया में स्टेबल होना चाहता है। तो नेचुरली अकरिंग फोर्सेज जो है, खासतौर के कंजर्वेटिव इन नेचर, वो क्या करना चाहेंगे, कोई भी सिस्टम का एनर्जी मिनिमाइज करना चाहेंगे, स्टेबल करना चाहेंगे। और जब हम काम करते हैं एक्सटर्नल एजेंट्स, तो हम लोग उसके अंदर में गुस्सा इंक्रीज कर सकते हैं। हम काम करेंगे तो उसका गुस्सा बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। जैसे आप एक जमीन पे बॉल रखा हुआ है, तो जमीन को अगर रेफरेंस लाइन मान ले तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो डिफाइन कर सकते हैं। अगर उस बॉल को पकड़ के हम ऊपर उठा रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, यानी हम उसका गुस्सा बढ़ा रहे होंगे, हम उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे होंगे। तो जब एक्सटर्नल एजेंट यानी हम जैसे लोग एक्सटर्नल एजेंट्स काम करते हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है, अगर वही बॉल को छोड़ दे तो बॉल नीचे आना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, उसकी
एनर्जी मिनिमाइज होना चाहिए। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तो वो गुस्सा को कम करेगा, स्टेबल की तरफ ले जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे डेल्टा यू क्या होता है अपना, पॉजिटिव, और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा, वो डेल्टा यू को नेगेटिव करना चाहेगा, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहेगा। डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी टू मेक इट स्टेबल, डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी टू मेक अ सिस्टम स्टेबल, टू मेक अ सिस्टम स्टेबल। बातें समझ में आ रही होंगी आपको, सिस्टम स्टेबल, हाँ या ना। तो डेल्टा यू यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी। कौन, एक्सटर्नल एजेंट इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी टू मेक द सिस्टम, टू मेक द सिस्टम अनस्टेबल। अगर आप किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो आप उसको अनस्टेबल कर रहे हैं। तो जब हम काम करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट काम करता है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होता है। जब कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करती है तो वो लोअर करना चाहते हैं, उनके पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। Potential energy of a body in a conservative force is equal to the work done by the conservative force in order to move the body from its present position to the reference position. तो पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी में कैसे डिफाइन किया गया, द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन सम एक्सटर्नल एजेंट एक्ट्स अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल सी बात, हम अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस के खिलाफ जाके काम करेंगे तो उसके अंदर में क्या बढ़ेगा, गुस्सा। याद रखिए, हम अगर कोई बॉडी पे काम कर रहे हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स, अगेंस्ट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम एक्सटर्नल एजेंट होते हैं। हम लोग अगर काम कर रहे हैं तो बॉडी में क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, गुस्सा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का, याद रखिएगा। फोर्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स जब काम करता है तो पोटेंशियल यानी माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। यानी अगर उस पे काम कर रहा है तो समय के साथ, पोजीशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाता है। अगर फोर्स काम करता है तो पोटेंशियल एनर्जी समय, पोजीशन के साथ कम होते जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फोर्स डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू द पोजीशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर यही बोले हम, फोर्स एक्सटर्नल एजेंट दैट इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, वो पॉजिटिव होगा, हाँ या ना। यहां से एक और फॉर्मूला आ जा रहा है, सर डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा यू आ जाएगा। अगर एफ डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा फोर्स ऑफ कंजर्वेटिव या यू पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, माइनस एफ डॉट डी एक्स। ये यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या डेल्टा यू आप इसको बोल दो, डेल्टा यू पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते, वही चीज आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेड दिया हुआ है। ग्रेडियंट मतलब ये ग्रेड होता है, ग्रेडियंट मतलब फोर्स इज डिफाइंड एज माइनस डी यू बाई डी एक्स या डी आर। अब अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दो ऑपरेटर होता है, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो दिस इज व्हाट, आप एक चीज और जानिए, अगर फोर्स क्या डिफाइन किया गया है, माइनस ग्रेड ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू, माइनस ग्रेड ऑफ यू विथ माइनस ग्रेड ऑफ यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। ग्रेडियंट ऑफ यू मतलब चेंज ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इस पोजीशन पे तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा, अगर मैं इस पोजीशन पे तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। तो दिस इज ग्रेडियंट चेंज, स्लोप किस तरीके से चेंज कर रहा है व्हेन आई चेंज द पोजीशन। तो याद रखिएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डो ऑपरेटर होता है, इसको डो ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डो ऑपरेटर, डो ऑपरेटर और पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन।
बहुत काम की चीज है, आगे बहुत बार काम आएगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन दैट इज डो यू बाई डो एक्स। उस समय में एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो एक्स, उस समय में y और z कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ x इज द वेरिएबल। सर एफ वाई क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस डो डो यू बाई डो वाई। एफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस डो यू बाई डो जेड। बातें समझ में आ रही होंगी, हाँ या ना। तो दिस इज द फोर्स, हमारा कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स एक्स, फोर्स वाई, फोर्स जेड। ये फॉर्मूला आपको बहुत याद रखना क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यही चीज आपका दिया हुआ है, और यहां से हम लोग यू भी निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट करके एफ डॉट डी एक्स करके निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव इफ फोर्स फील्ड इज रिपल्सिव इन नेचर। तो जब दो फोर्सेस रिपल्सिव इन नेचर है, या फोर्स कंजर्वेटिव रिपल्सिव है, तो वो दूर जाना चाहेगा, उस केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव डिफाइंड फॉर रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्स फील्ड। अट्रैक्टिव में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। अट्रैक्टिव में ये डिफाइन किया गया, ये सब चीजें साइंटिस्ट ने डिफाइन किया कि अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होता है। अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, रिपल्सिव में पॉजिटिव होता है, रिपल्सिव में पॉजिटिव होता है। तो रिपल्सिव फोर्सेस में मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। अट्रैक्टिव में मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। अट्रैक्टिव में पोटेंशियल एनर्जी मेरा नेगेटिव है। इफ आर इंक्रीजेज, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, सो इफ आर इंक्रीजेज, सेपरेशन बिटवीन द बॉडी एंड फोर्स यू विल ऑल्सो इंक्रीज। इफ आर क्यों, तो जैसे जैसे चीजें दूर होती जाएंगी, रिपल्सन होते 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 बहुत दूर चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, नेगेटिव से कहां चली जाएगी, जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या आर स्क्वायर होता है। यानी जैसे जैसे दो बॉडीज के बीच में दूरी बढ़ते जाएगी, फोर्स वीक होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। इफ आर इंक्रीजेज यू डिक्रीजेज, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पोटेंशियल फोर्स फील्ड इज रिपल्सिव इन नेचर। डिपेंड करता है कैसा फील्ड है, ध्यान से समझो। इफ आर इंक्रीजेज यू इंक्रीजेज, फोर्स फील्ड इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है। अगर मैं आर बढ़ाते जा रहा हूं एंड क्या बोल रहा है अपना, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ते जा रहा है, तो यानी जरूर वो फोर्स फील्ड कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर है। क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव में वो पास आना चाहिए था, लेकिन आप दूर करते जा रहे हैं। उसका पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव का क्या होता है, नेगेटिव होता है। अट्रैक्टिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है दूरी बढ़ाने पे, देन इट इज अट्रैक्टिव फोर्स फील्ड इन नेचर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको बस याद रखना है कि रिपल्सिव फोर्स में, ध्यान से समझिए, अट्रैक्शन है मतलब बाइंडेड है, अट्रैक्शन है मतलब बाइंडेड है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम को कुछ दे दोगे, आप एनर्जी सप्लाई करोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी लेके धीरे 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 लेके वो जीरो हो जाएगा, वो दूर, बहुत दूर सेपरेट हो जाएगा। ये चीजें आपको डिटेल में और अच्छे से समझ में तब आएगी जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग देखते हैं कि जब जो दो चीज अट्रैक्टेड है, बाइंडेड है, देन उनका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो जब दो चीज बाइंडेड होता है, एक दूसरे के क्लोज होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। जब दो बॉडीज दूर जाना चाहता है, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, पॉजिटिव होते होते जीरो होने चला जाता है। तो व्हेन आर इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, देन इट इज रिपल्सिव इन नेचर। पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रहा है व्हेन पॉजिटिव वर्क डन इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। मैं ये बता चुका हूं आपको कि दो तरीके का वर्क डन होता है, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा। याद रखना, क्यों, तो ये गुस्सा है, एक्सटर्नल एजेंट गुस्सा को इंक्रीज करता है, और एक्सटर्नल एजेंट जब काम करता है तो गुस्सा बढ़ाएगा। आप याद रखो एक्सटर्नल एजेंट को एज ए खुद बन, अपने जैसा याद रखो। आप स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हो, तो आप स्प्रिंग में या एक स्ट्रिंग और बो एरो को खींचते हो, तो आप उसके अंदर में क्या भर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी या गुस्सा। अगर जैसे ही छोड़ोगे वो तीर निकलेगा, कुछ चीज को जाकर डैमेज कर सकता है,
In that case, you are increasing the gussa inside the body, you are increasing the potential energy. तो जब आपका एक्सटर्नल एजेंट काम करता है तब डेल्टा यू पॉजिटिव होता है, डेल्टा यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। और जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा, आप एक बॉल को छोड़ दो, वो रेफरेंस लाइन के पास आना चाहेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ोगे, स्प्रिंग अपने नेचुरल शेप में जाना चाहेगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो डेल्टा यू नेगेटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, वो स्टेबल बनना चाहता है, स्टेबल की ओर जाता है। तो ये दो चीज को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी, सो डेल्टा यू इज पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट करते हैं। सो क्वेश्चन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन, the potential energy of a particle of mass 1 kg set free to move along the x-axis is given. U is equal to this. U is a function of x. Total mechanical energy of the system is 2 joules. Find the maximum speed कितना होगा। एक सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक कंजर्वेटिव फील्ड में मैकेनिकल एनर्जी इज फिक्स्ड, mechanical energy is constant in conservative field, in conservative field, force field। तो क्या होगा बच्चा, जिस समय में u will be minimum, so u minimum प्लस काइनेटिक एनर्जी उस समय में मैक्सिमम हो जाएगा, इज इक्वल टू u मैक्सिमम प्लस k मिनिमम इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ द एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। फिक्स रहेगा। जिस समय u मैक्सिमम उस समय काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, जिस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम u मिनिमम, टोटल एनर्जी दोनों को मिला के मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वो फिक्स रहेगा। तो मेरा u दिया हुआ है, जिस समय u मिनिमम होगा उस समय में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम स्पीड निकलेगा। तो फॉर मिनिमम u मिनिमा, तो u एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। फॉर मिनिमा हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़े हैं, मिनिमा हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं। तो du बाई डी एक्स 2x बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। पहला स्टेप फाइंड du, सेकेंड पुट du बाई डी एक्स एज 0, तो du बाई डी एक्स को हम लोग 0 रख देंगे, इंप्लाइज x -1 होगा, -1 होगा, x -1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो मेरा एक पॉइंट आ रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1 पे मेरा मैक्सिमा या मिनिमा क्या हो रहा है। इस चीज को मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के मैक्सिमा और मिनिमा में समझाया हुआ है। प्लीज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंशिएशन प्रोसेस, प्लीज गो एंड वॉच मैक्सिमा एंड मिनिमा वीडियो ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। तो तीसरा, फाइंडिंग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फाइंडिंग डबल डेरिवेटिव d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चा, 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 0 implies what, x is equal to 1 will give me maxima, will give me minima, will give minima। मिनिमा देगा मुझे। तो यानी u मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चा, u मिनिमम विल बी एट x इज इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा सर, 1 बाई 2 माइनस 1, 1 बाई 2 माइनस x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो -1 बाई 2 आ जाएगा। यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज, सो u मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो मिनिमम कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, सर आप रखोगे तो -1 बाई 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दोगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपना 2 प्लस हाफ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/2। तो यहां से मेरा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। 2 कट गया, वी मैक्स कितना आ जाएगा, 5 बाई मास 5 रूट अंडर 5 आ जाएगा। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि सर जब मेरा u फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो मेरे से पूछ रहा टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो जिस समय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा उस समय में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहना है। तो ये चीज रिलेशन आपने 10th क्लास के आईसीएसई बुक में पढ़ा होगा। जब एक बॉल को छोड़ते हैं उस समय में उसका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है mgh, जब नीचे आते रहता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटते रहती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते रहती है। ये चीज आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो कंसेप्ट आपको मैंने दिया है कि जब मैकेनिकल एनर्जी टोटल समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व रहता ही रहता है कंजर्वेटिव फोर्स में, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी अपनी लोएस्ट पे है तो समय में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a conservative force u is given, a and b are constants, find out a the expression of force, second potential energy at equilibrium। इक्विलिब्रियम क्या होता है, फोर्स हमारा क्या होता है, जीरो। इक्विलिब्रियम पे फोर्स क्या होता है हमारा, जीरो। तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कंजर्वेटिव फील्ड, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। तो पहला फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, आया ना। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आ जाएगा बच्चा, बोलो सर। माइनस बाहर रहने दो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, 2ax माइनस बी। ये मेरा फोर्स आ गया, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस 2ax प्लस बी। फोर्स आ गया फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बोल सकते हैं फोर्स नेट इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज क्या बोल सकते हैं, बोलो, इम्प्लाइज माइनस 2ax minus 2ax plus b must be equal to 0. So x is equal to b upon 2a. x is equal to b upon 2a. तो ये हमारा काइंड ऑफ पोटेंशियल x आया। पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो u एट x इज इक्वल टू b अपॉन 2a पे क्या हो जाएगा, पुट कर दीजिए फंक्शन में, a इंटू एक्स स्क्वायर यानी a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी एक्स, बी इंटू एक्स बी बाई 2a, बी इंटू बी बाई 2a क्या हो जाएगा बच्चा। सर ए कट जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a, बी स्क्वायर बाई 4a माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, so it will be something like 4a b square minus 2b square, so minus b square by 4a is the answer। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम हमारा आ गया है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा देखने में हार्ड लग रहा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। Force between the atoms of a diatomic molecule has its origin in the interaction between the electrons and the nuclei present in each atom. This force is conservative and associated potential energy. This force is conservative and associated potential energy U versus R is to a good approximation represented by the Lennard-Jones potential energy function. UR is equal to U naught plus this, where R is the distance between the two atoms and U naught is a constant.
डेवलप एन एक्सप्रेशन यू नॉट एंड ए आर कांस्टेंट, यू नॉट भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो आपको क्या निकालना, फोर्स निकालना है। सर फोर्स क्या होता है कंजर्वेटिव फील्ड में, फोर्स कंजर्वेटिव, जल्दी बोलिए सर, डी यू बाई डी आर होता है माइनस के साथ, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा, यानी माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू नॉट ए बाई आर का पावर 12 माइनस ए बाई आर, हाँ है ना। डी आर, ध्यान दीजिए सर, यू नॉट इज ए कांस्टेंट, तो माइनस यू नॉट तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करते ए टू द पावर 12 इज ए कांस्टेंट इनटू, सर आर टू द पावर -12 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, यानी -12 रहने दो, आर का पावर -30 माइनस ए बाई आर का पावर 6 है, 6 है, तो चलिए सर ए टू द पावर 6 कांस्टेंट है, आर टू द पावर -6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6, आर का पावर -7, तो माइनस यू नॉट ए टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई -12, तो यहाँ है आर टू द पावर 13, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 6 ए टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 7। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यू नॉट, क्या और कॉमन ले सकता हूं सर, ए टू द पावर 6 कॉमन ले लीजिए, आर टू द पावर 7 कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन हो गया है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 12 में 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 2 ए टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 हटा दो, आर टू द पावर 6 माइनस 6 तो बाहर ही आ गया, ए टू द पावर 6 बाहर ही आ गया, आर टू 1, ये अपना आ जाएगा फोर्स, दिस इज फोर्स, फोर्स कंजर्वेटिव है, ये डिफरेंशिएट करने पे आया है, इट इज नॉट टू डिफिकल्ट, बस डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएशन के लिए क्वेश्चन थोड़ा देखने में लेंदी लग रहा था और लग रहा था कि डिफरेंशिएट कैसे करें, बट हो जाता। चलिए क्या बोर्ड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, मैं बता चुका हूं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल कंजर्व रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। Work done along a closed path F dot dr in a closed path in a conservative field is 0. Conservative field में work done in a closed path is 0. Potential energy depends upon the frame of reference. Potential energy किस पे depend करता है, frame of reference. We will set a frame of reference जब भी हम potential energy का concept लगाएंगे, but change in potential energy is independent of frame of reference. चेंज जो होता है वो इंडिपेंडेंट है, बट अगर एक जगह का पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बोले तो डिपेंड करता है आपने रेफरेंस कितने दूर पे कितना लिया है। अगर इन्फिनिटी पे आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है, इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, तो रेफरेंस पे सेट करने पे अगले जगह का पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज करता है, बट डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द 2 पॉइंट डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम। पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पे हमको बात करनी चाहिए, rather than assigning it to any specific particle। अगर हम सिस्टम मेरा दो बॉडी से बना हुआ तो दोनों बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अगर एक बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो दूसरे का जरूर घट रहा होगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड ओनली, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी का गैप जो चेंज आया है वो उतना ही काइनेटिक एनर्जी में राइज हुआ। Potential energy is a function of position and does not depend upon the path. It is a function of position. पोजीशन पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, हम लोग देख चुके हैं। Whenever work is done by the conservative force, the potential energy decreases। मैं बता चुका हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हम लोग अगर काम करेंगे कोई सिस्टम पे तो उसका गुस्सा बढ़ा देंगे, यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देंगे, बट अगर वही कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करता है तो वो गुस्सा को घटा देगा, स्टेबिलिटी की ओर ले जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, बता चुका हूं। नाउ हम लोग डिफरेंट तरीके के पोटेंशियल एनर्जी को देखने वाले हैं। पहला क्या है, पहला है ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी,
पहला क्या, ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो बॉडी इज टेकन टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स देन वर्क डन बाय द वेट ऑन द बॉडी। याद ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ ध्यान दूं, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस लाइन सेट करते हैं, ये मान लो मेरा ग्राउंड है, यहाँ रेफरेंस लाइन है, यानी यहाँ पे यू इनिशियल कितना है, 0। अगर मेरा बॉडी यहाँ से यहाँ 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 चला गया, कितने हाइट चला गया, कितना हाइट ऊपर चला गया, h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज माइनस mgh। एंड हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, यानी सर डेल्टा यू कितना हो जाएगा सर, mgh, यानी u फाइनल एट पोजीशन नंबर बी एट पोजीशन नंबर ए। तो u एट बी माइनस u एट ए इज इक्वल टू mgh। सर u एट ए मैंने ऑलरेडी क्या लिया हुआ है, 0। तो u एट बी माइनस 0 इज इक्वल टू mgh। तो u एट बी क्या हो जाएगा सर, mgh। अगर मेरा रेफरेंस लाइन यहाँ पे 0 सेट किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि वो डिपेंड करता है इनिशियल रेफरेंस लाइन पे। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है आपको, वही चीज और कुछ नहीं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वैसा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया होगा जो मैंने अभी यहाँ बताया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एवर अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू अ हाइट h, पोटेंशियल एनर्जी उसमें बढ़ जाती है, कितना, mgh। कितना हो जाता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh। क्या हो जाएगा, mgh। For regularly shaped uniform bodies, the potential energy change can be calculated by considering their mass to be centered at the geometric center point। इस पे क्वेश्चन करेंगे, मैं समझाऊंगा ये क्या कहना चाहता है। कभी भी कोई बॉडी अगर ऐसे रखा हुआ है, पेन को आप देख लो, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर बीच में है। अगर यही पेन को मैं ग्राउंड पे ऐसे रख दूं, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ पॉइंट से यहाँ आ गया, सेंटर ऑफ मास ऊपर से नीचे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गया। पहले अगर ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पे रखा हुआ हूँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में होगा, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, इसका व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ बॉडी, mg। पूरा l लेंथ अगर l है तो l/2, mg l/2। यही बॉडी को मैं अगर ऐसे सुला दूं, इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो ये चीज हम क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। पहले आगे चलते हैं और देखते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो सर वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, सर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। तो ये कितना होता है सर, हाफ ऑफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। यानी यू फाइनल माइनस या डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या हो जाएगा बच्चा, अगर माइनस ले आते तो हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिस्टम। तो जब हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसका हम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है बच्चा, तो पोटेंशियल एनर्जी अपना हो जाता है कितना, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। सो व्हेन स्प्रिंग फोर्स और नेचुरल स्प्रिंग फोर्स काम करता है, तो वो अगर मैं खींच रहा हूं एक्सटर्नल एजेंट, वो गुस्सा बढ़ा देगा। अगर स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है तो वो उसका गुस्सा कम कर देगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। ये चीज हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया अपने पास, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, तो आई थिंक 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4। A body is dropped from a height of 8 meter. After striking the surface, it rises to the 6 meter height. What is the fractional loss in kinetic energy during the impact? तो क्योंकि हम जानते हैं, ध्यान से समझिए, assume the frictional resistance to be negligible। यहाँ पे जितना लॉस काइनेटिक एनर्जी का हुआ होगा, उतना ही लॉस हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का हुआ होगा, उतना ही गेन हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का हुआ होगा। तो आप ये चीज समझते हो कि सर मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
तो मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, ये चीज तो कांस्टेंट है, दैट इज चेंज कितना, अगर इसमें चेंज तो जीरो होगा, दैट इज डेल्टा यू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस लॉस यू ऑफ डेल्टा डेल्टा के ई लॉस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, चेंज जीरो होगा, ये जितना लॉस किया होगा उतना ये गेन किया होगा, क्योंकि समेशन कांस्टेंट रहना। तो क्या बोल रहा है सर, व्हाट इज द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? फ्रैक्शनल लॉस इज इक्वल टू लॉस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लॉस बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, यही हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लिख सकते डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय यू इनिशियल, हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जितना लॉस हुआ उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया होगा। तो बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम 8 मीटर आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट राइजेस टू द 6 मीटर, 6 मीटर पे जाता है। व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी? चलो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो सर एम जी 8 माइनस एम जी 6 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वो किस पे था, एम जी 8, एम जी इंटू 8। तो ये कितना हो जाएगा सर, एम जी कट जाएगा, 6 माइनस 8 इज 2 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज इक्वल टू 1/4, हाँ या ना? तो जितना काइनेटिक एनर्जी यहाँ लॉस हुआ उतना पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हैं गेन हुआ। तो ये इस तरीके से हम इसको रिलेट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, a chain of mass m and length l is held on a frictionless table in such a way that 1/nth part is hanging below the edge of the table, 1/nth पार्ट, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक चेन है जिसका अगर टोटल लेंथ कितना था, अगर टोटल लेंथ इस चेन का एल मान ले और मास एम मान ले, तो कितना पार्ट हैंग हो रहा है? अगर हैंगिंग पार्ट देखेंगे तो ये पार्ट कितना हो जाएगा सर, हैंगिंग पार्ट इज 1/nth पार्ट इज हैंगिंग, तो l/nth पार्ट इज हैंगिंग, तो ऊपर में कितना बचेगा बच्चा सर, l माइनस l/n। अगर बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट इन ऑन द टेबल, तो हैंगिंग पार्ट को जब टेबल पे रखना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कुछ बात नहीं किया, तो इस पूरे सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास यहाँ ले लें, यहाँ पे कितना काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देयर इज नो डिस्कशन अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, बस इसको उठा के ऊपर रखना है। Whenever you have to set the change in potential energy or anything, you have to set a standard line. This is our reference line. This is our reference line. इस reference के हिसाब से what will be the work done by external agent? External agent is equal to U final minus U initial. Finally, जो hanging part है वो भी reference line पे आ चुका हो। Final position कैसा होगा? Final position इस टेबल का चेन कहाँ आ चुका होगा, चेन सारा ये L लेंथ का M मास का चेन ऊपर आ चुका होगा, कहाँ पे, रेफरेंस लाइन पे ही आ चुका होगा। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। उन्होंने काइनेटिक एनर्जी का कुछ चर्चा नहीं किया, यानी आप उठाते वक्त बहुत स्पीड नहीं दे सकते। उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आप अगर बताओ फाइनली सारा चेन रेफरेंस लाइन पे आ गया, व्हाट इज फाइनल एम जी एच, एम जी जीरो जीरो, कोई चेन का कोई हाइट नहीं है रेफरेंस लाइन से, जीरो, माइनस इनिशियली मास एम डैश इंटू जी। सर सारा का सारा चेन हैंग हो रहा था क्या? सारा का सारा चेन नो, सम पार्ट वाज हैंगिंग, उसको एम डैश से रिकॉर्ड किया, माइनस उसका पोटेंशियल एनर्जी सर जो होगा वो नेगेटिव होगा ना, क्योंकि रेफरेंस लाइन से अगर ऊपर होता है मास तो पॉजिटिव एमजीएच होता है, रेफरेंस लाइन से नीचे होता है तो माइनस एमजीएच होता है, माइनस एम डैश जी इंटू व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस चेन ऑफ मास। उसका सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से सोचे तो वो कितना हो जाएगा, लेंथ कितना है बच्चा, एल बाई एन पार्ट वॉज हैंगिंग, एल बाई एन का हाफ,
L/2n हो जाएगा। तो सर अब यहाँ से आपको यूनिटरी मेथड से निकालना पड़ेगा कि सर एम एल मास का मास कितना m, 1 यूनिट का मास कितना हो जाएगा m/l, तो l/nth पार्ट कितना हो जाएगा सर m/l इंटू l/n, m/n हो जाएगा। सो इट इज m/n इंटू g इंटू l/2n, so it will be how much sir mg/l/2n square. So this is the work done by an external agent to rise the chain from the hanging part on the table. इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन नहीं है, दैट्स वाई आप सिंपली जो वर्क डन होगा वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होगा अंडर द एक्सटर्नल एजेंट जब काम करेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, a rod of mass m and length l placed in a horizontal position, find the work done by external force against the gravity to alter its configuration from horizontal से vertical। एक मास m मास का एक रॉड है, यहाँ एक रॉड है l लेंथ का और m मास का, इस पोजीशन से उसको किस पोजीशन में रखना है, वर्टिकल पोजीशन में रखना है। तो आप क्या कर रहे हो, जब भी वर्क डन करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है कि इसमें स्पीड आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जब भी पोटेंशियल एनर्जी रिप्ले की बात आती है तो एक रेफरेंस लाइन लेना होगा क्योंकि रिलेटिव चीज है। तो दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। Initially, with reference to the line, the potential energy of initial system कुछ ज्यादा नहीं होगा क्योंकि थिकनेस ज्यादा मान के चल नहीं रहा है। तो फाइनली कितना हो जाएगा सर एम जी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा इस बॉडी का, यहाँ पे, और उसकी दूरी कितनी होगी L/2 होगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mg/L/2 माइनस इनिशियली सिस्टम को हम रेफरेंस लाइन पे ही मान रहे तो 0, दैट इज mg/L/2। वर्क डन मुझे करना पड़ेगा ताकि सिस्टम को मैं ऊपर खड़ा कर सकूं, उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ओके, दिस क्वेश्चन चलो ये करते हैं। A massless platform is kept on a light elastic spring as shown in the figure. When a sand particle of 0.1 kg mass is dropped on the pan from a height of 24 meter, ये हाइट कितना दिया हुआ है बच्चा 0.24 meter, the particle strikes the pan in a perfectly inelastic manner, and the spring compresses by 0.1 mm, 0.1 meter, 0.01. From what height should the particle be dropped so as to generate a compression of 0.04? अब कितने हाइट से छोड़ना चाहिए, तो चलो ध्यान दो यहाँ पे। अगर एक बॉडी है जिसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ रहा है तो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, और बाद में कितने हाइट से छोड़े तो इलास्टिक ग्रेविटेशनल potential energy is converted into is getting converted into spring elastic potential energy, elastic potential energy। वो जो चेंज हो रहा होगा वो इक्वल होगा, इक्वल होना चाहिए। तो मान लेते हैं चेंज कितना हो जाएगा सर एम जी, शुरुआत में कितना नीचे गया है सर, स्प्रिंग कंप्रेसेस बाय 0.01 एम जी एच प्लस एक्स। शुरुआत में अगर मैं रेफरेंस लाइन मान लूं तो रेफरेंस लाइन क्या मान लूं मैं, तो मान लेता हूं ये 0.0x अगर है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर रेफरेंस लाइन मैं यहीं से मान लेता हूं तो फाइनल माइनस ये नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस लाइन से नेगेटिव है, दिस इज रेफरेंस लाइन। तो ये सैंड पार्टिकल नीचे आएगा और कंप्रेस करेगा, किस लेवल तक जा रहा है, मान लीजिए शुरुआत में इस लेवल तक जा रहा है और ये हाइट कितना है अपना 0.01। तो सर नेगेटिव दैट इज फाइनल इज नेगेटिव माइनस 0 तो नेगेटिव में आ जाएगा। यही किस में कन्वर्ट हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स फाइनल मतलब एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियली कितना था 0 था। ये पहला रिलेशन है। दूसरे वाले में भी सेम होना चाहिए,
the change in second case, that is अगर अब मैं बोल रहा है कि उसको कितने हाइट से, फ्रॉम व्हाट हाइट मुझे नहीं पता, h हाइट ले लेते हैं, h प्लस से छोड़ा जाए सो दैट जनरेट ए कंप्रेशन 0.04, दैट इज माइनस एम जी एच प्लस 0.04 शुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स। यहाँ पे क्या था, एक्स का वैल्यू दिया हुआ ना 0.01, 0.01, यहाँ पे 0.01, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आप उठा के वहां रख सकते हो, दैट इज 0.04, सेम होना चाहिए, दैट इज एम जी एच। सेकेंड केस में वही स्प्रिंग है, तो किस हाइट से छोड़ेंगे, एच हाइट से छोड़ेंगे, माइनस एम जी एच प्लस ये चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप k की वैल्यू अगर लाइएगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा बोलो, सो k इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम जी एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये चीज को आप उठा के k में यहाँ इस्तेमाल कर लो, आपको एम जी पता है, h का वैल्यू कितना दिया हुआ था 0.2 मीटर, x का वैल्यू 0.01 मीटर, आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, जस्ट पुट इट ओवर देयर, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ h ओवर देयर। जहाँ पे h मुझे नहीं पता है, k का वैल्यू यहाँ से रख देंगे और वहां 0.04 सब कुछ मेरे को पता है। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। टिल देन आज आप इतना करो, मैं नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए।